दोस्तों, आज पुनः कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा चरण है, जिसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें इसकी चर्चा हम करने से पूर्व फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक की चर्चा करें। दोस्तों, आइए देखें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसको कहा जाता है क्रायोस्कोपी या हिमांक का अवनमन। इसमें दो टर्म्स आते हैं, पहला है हिमांक और दूसरा है अवनमन। दैट मीन्स डिप्रेशन मीन्स हो गया अवनमन, कमी। डिप्रेशन का मतलब होता है कमी। जैसे आपको कहा डिप्रेस करेगा यानी चिंतित है, उनमें कमी आ गई। फ्रीजिंग मतलब हिमांक, जमना। तो इसकी दो अलग अलग बिंदु हैं, तो दोनों बिंदु को जोड़ने से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले देखें फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। हिमांक किसको कहें? तो अभी तक आप यही जानते हैं, जो वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस की अवस्था में परिणत होती है, उसे या उस ताप को हिमांक कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के अनुसार यानी इन द टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दबाव के अनुसार इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है, जो वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दबाव उसके ठोस अवस्था के वाष्प दबाव के बराबर होता है, वह उसका हिमांक होता है। That is the temperature at which the liquids and its solids which have the same vapor pressure is known as its freezing points। दोस्तों, ऐसा कहा गया, यह डिफिनीशन से स्पष्ट होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स, वह ताप जिस ताप पर किसी घोल के वाष्प दबाव द्रव अवस्था में उसके ठोस अवस्था के वाष्प दबाव के बराबर होते हैं, तो उस ताप को हिमांक कहते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। At freezing point, the vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solids। दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट पर अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट पर द्रव तथा ठोस दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी कोएग्जिस्टेंस होता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर ताप की वह एक ऐसी बिंदु है जिस बिंदु पर द्रव एवं ठोस दोनों का अस्तित्व होता है, उस बिंदु पर दोनों के अस्तित्व बरकरार रहते हैं, जैसा कि कहा गया है कोएग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। तथा दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, यानी दोनों अवस्थाएं लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट गतिज सम की अवस्था में डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाई जाती है, जैसे लिक्विड्स, सॉलिड्स। और दोनों के बीच जो ये चिन्ह है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का है, जो फ्रीजिंग पॉइंट पर होती है। ये घटना फ्रीजिंग पॉइंट पर होती है। सॉलिड यहां पर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, यहां पर सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में, और फ्रीजिंग पॉइंट है। इस बिंदु पर दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है, दोनों का सह अस्तित्व बरकरार होता है। इसी बिंदु को, ताप की इसी बिंदु को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से या 273.15 के ताप पर शुद्ध जल, यानी ऐसे लिखा जाता है H2OL, यानी जल लिक्विड स्टेट, तथा H2OS दैट इज कॉल्ड आइस,
का बास दबाव 1 atm होता है, यानी 760 mmHg या 1.013 के 3 बार के बराबर होगा। That is, तो इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मानेंगे, यानी 0 डिग्री सी और 273.15 के। दोस्तों, शुद्ध जल का बाष्प दबाव 1 atm या 760 mmHg यह 1.013 बार प्राप्त करने के लिए 273 केल्विन पर रहना होता है। उसी ताप को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का। अब हम लोग हिमांक की चर्चा कर चुके, अब आइए चर्चा करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन की कमी की चर्चा करें। वैसे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल परंतु सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, अवाष्पीय। किसी द्रव घोलक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुलाने पर सॉल्वेंट के बाष्प दबाव का अवनमन होता है, यानी घोलक के बाष्प दबाव में कमी होगी, क्योंकि सॉल्यूट का तो बाष्प दबाव होगा ही, क्योंकि वह सॉलिड स्टेट में है, जिसे हिमांक में कमी होती है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन मीन्स होता है कमी। वैसे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड है यानी वोलेटाइल्स है, परंतु सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल्स, यानी सॉल्वेंट के बाष्प दबाव बनेंगे परंतु सॉल्यूट के बाष्प दबाव नहीं होंगे, क्योंकि वह ऑलरेडी ठोस की अवस्था में है। ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग हिमांक अवनमन की चर्चा करते हैं। किसी द्रव घोलक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुलाने पर सॉल्वेंट के बाष्प दबाव का अवनमन होता है। सॉल्वेंट के बाष्प दबाव में कमी होती है, जिसे हिमांक में कमी होती है, यानी सॉल्वेंट के बाष्प दबाव का अवनमन होता है, जिससे हिमांक में कमी होती है, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं। या बाष्प दबाव के अवनमन के कारण घोल का हिमांक घोलक से कम। दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी बाष्प दबाव का अवनमन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। ग्राफ में हम इसको इस कदर दर्शाते हैं, ये इनिशियल बिंदु से इस तरफ ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर बढ़ते हैं, बाष्प दबाव, तथा इस बिंदु से इस बिंदु तक टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये डेल्टा टीएफ और T0 है, ये शुद्ध घोलक का फ्रीजिंग पॉइंट, तो शुद्ध घोलक का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, इस बिंदु तक है। शुद्ध घोलक का फ्रीजिंग पॉइंट इस बिंदु पर आए, क्योंकि वे शुद्ध है और प्योर अवस्था में है, जबकि उनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उनके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। जो फ्रीजिंग पॉइंट यहां होना चाहिए वो यहां इस बिंदु पर है, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और दोनों के बीच जो डिफरेंसेज होते हैं, दोनों फ्रीजिंग पॉइंट के बीच जो अंतर होती है उसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लिक्विड सॉल्वेंट तथा सॉल्यूशन के बीच जो डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग होती है, जब ये घटना होने लगती है उस अवस्था को कहते हैं फ्रीजोन सॉल्वेंट।
दोस्तों अब हम टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर का ग्राफ को स्पष्ट किया गया है। एक बार पुनः हम इसको मान लेते हैं। लेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T0F एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF, देन यदि ऐसा होता है तो T0F ग्रेटर देन TF, दैट इज डेल्टा TF यानी हिमांक का नमन बराबर है T0F माइनस TF। We know that for experiment, प्रयोग द्वारा हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु घोल के लिए, यानी we know that for experiment for dilute solution, depression of freezing point directly proportional to the depression of vapor pressure is directly proportional molarity. That is delta TF directly proportional M, or delta TF is equal to Kf into M, where K proportional constant, freezing point, depression constant, cryoscopic constant, molar depression constant, इन नामों से जाना। यूनिट ऑफ केएफ, केएफ की इकाई क्या हो? तो केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोलरिटी ऐसा भी कहा जाता है। इफ m is equal to 1, then delta TF is equal to K। इससे स्पष्ट होता है कि इकाई मोलर सांद्रण वाले घोल के हिमांक अवनमन को घोलक का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दोस्तों यदि मोलरिटी का मान 1 तो घोल के डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उसके कांस्टेंट यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, जैसा कि यहां लिखा गया है। आइए देखिए, वी नो दैट फॉर थर्मोडायनामिक इक्वेशन, थर्मोडायनामिक्स के समीकरण से Kf यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे निकाला जाता है? तो Kf बराबर R इंटू TF स्क्वायर इंटू M सॉल्वेंट बटे 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन्स H, where R गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट, डेल्टा फ्यू H इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के हिमनन उष्मा का मान, डेल्टा F का प्रायोगिक निर्धारण यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी प्रयोगशाला में डेल्टा TF के मान का निर्धारण कैसे करेंगे? तो बैकमैन मेथड और रेस्ट मेथड द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों केवल विज्ञान में मुंह से कह देना या किताबों में पढ़ लेना यह मान्य नहीं होता। जब तक विज्ञान में हम प्रूफ नहीं करते हैं, साबित नहीं करते हैं, उसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं होता। तो आइए हम प्रूफ करें। टू प्रूव दैट डेल्टा TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, हमको यह साबित करना होगा कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, यह प्रूफ करना होगा, तभी इसका महत्व है, तभी इसको हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं कह सकते। विज्ञान में जब तक हम साबित नहीं करते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते हैं, विज्ञान का कोई वजूद नहीं होता। जैसे we know that delta TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट
लोअरिंग वेपर प्रेशर। फ्रॉम राउटल्स लॉ, राउटल्स के नियमानुसार डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सबी के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी घुल के कणों की संख्या के सीधा अनुपाती होते हैं मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन सीधा अनुपाती होते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर के, और लोअरिंग वेपर प्रेशर सीधा अनुपाती होते हैं किसके? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दोस्तों सभी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट के अणुओं यानी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके नेचर। इससे स्पष्ट होता है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक अनुसंख्यात्मक गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है टू प्रूव दैट, ये साबित होता है। दोस्तों ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के माध्यम से हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, घुल के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण करना। तो आइए देखें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के माध्यम से डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मान लिया कि W एक ग्राम सॉल्वेंट में एक नॉन वोलाटाइल्स यानी अवाष्पशील तथा अपघट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जिनका मॉलिक्यूलर मास Mb का Wb ग्राम घुला हुआ है, तो घोल की मोलरता यानी मोलरिटी M बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन 1, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB बटे MB गुणे 1000 बटे WA, दैट इज MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बटे डेल्टा TF गुणे WA। यदि ये सब मान ज्ञात हैं तो हम इनके मॉलिक्यूलर मास का निर्धारण करते हैं। इस फार्मूला से हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्रायोस्कोपिक पढ़ने से हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है? कुछ तो लाभ होगा इसके पढ़ने का। आपको बार बार मैंने कहा है, जब विज्ञान में खास के रसायन नेचुरल साइंस है, वास्तविक विज्ञान है, जिनका उपयोग प्रत्येक दिन आपके दैनिक जीवन में होता है, लेकिन हम लोग इसको जानने नहीं पाते हैं और नहीं इसको ठीक से समझ पाते हैं। आइए इसकी एक चर्चा करते हैं, जिससे अब अपनी जानकारियों को आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। हो सकता है जो आपके दैनिक जीवन में इसका कोई लाभ हो सके। जैसे ठंडे प्रदेशों में आपने देखा होगा जे मोटर गाड़ी के रेडिएटर में पानी भरा रहता है। जैसे आप लेह लद्दाख जाते हैं तो लेह लद्दाख जाने के क्रम में या सियाचिन की बॉर्डर पे जाते हैं तो वहां भी गाड़ियां चलती हैं, तो वहां जो कार लेकर जाते हैं या गाड़ी लेकर जाते हैं तो उनके रेडिएटर में पानी रहता है और वहां का टेम्परेचर -48 डिग्री C, तो पानी जम जाएगा। इससे बचने के लिए, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी के लिए हम इसी नियम का उपयोग करते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का उपयोग करते हैं। दोस्तों ठंडे प्रदेशों में
जो वाहन, जो गाड़ियां जाती हैं, उनके रेडी वाटर में जो पानी रहती है, उसे जमने से बचने के लिए सॉल्यूट के रूप में उनके पानी में इथेन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मिश्रित करते हैं, जिससे उनका फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बहुत कम जाता है और उस टेम्परेचर पर भी वह नहीं जम पाता। तो ये आपके दैनिक जीवन में इसका उपयोग हो रहा है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे। दूसरा, आप बराबर न्यूज में देखते हैं, अभी हाल में ही बहुत सारे न्यूज में आए हैं, ठंडे प्रदेशों में जब रोड पर बर्फ गिर जाता है तो मार्ग रुक जाता है। यानी वो बर्फ को हटाने के लिए अब नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिस समय ये टेक्नोलॉजी बर्फ कटर नहीं था, उस समय हम क्या करते थे? तो उस समय उसमें नमक मिला दिया करते थे या अनहाइड्रस CaCl2 मिला देते थे, तो पानी के हिमांक को कम कर देता है। यदि शुद्ध जल है और शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री C है, लेकिन यदि उसमें नमक मिला देते हैं तो उसका हिमांक और घट जाएगा, वो -2 डिग्री 1 डिग्री पर जाकर फ्रीज करेगा, क्योंकि नमक के मिलाने से उसका हिमांक घट जाता है। और नमक क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। दोस्तों, इसी कारण से, इसी विधि से हिमांक में डिप्रेशन होता है, कमी होती है। इसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इनके ये उपयोग होते हैं आपके दैनिक जीवन में। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो केमिस्ट्री से, रसायन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह प्रकृति में जारी सारी चीजें जो प्रदत्त हैं और मैन मेड जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, आपके दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन उपयोग होता है। किसी न किसी क्षेत्र में रसायन से ही संबंध रखता है। केवल हम लोगों को जानने और समझने की चीजें हैं और एक दूसरे के बीच साझा करने की चीज है। दोस्तों, आपका कमेंट्स आया था जी न्यूमेरिकल्स के विषय में। चैप्टर के लास्ट में NCERT का जितना न्यूमेरिकल है, मैं सबको अवश्य सॉल्व करूंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मुझे आपसे यही कहना है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें, इनके बेल आइकन बटन को भी क्लिक करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी केवल मुझ तक ही सीमित ना रहे, सबों को मिले। मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञान का प्रकाश आप लोगों को इतना दूर तक ले जाए ताकि आपके नज़दीक जो रसायन से अंधकार है वे समाप्त हो जाए। यही मेरी कामना रहती है और यही प्रयास करते हैं। हम लोग अपने विचार को संकुचित न करें, ब्रॉड कंसेप्ट रखते हुए, सबों के साथ शेयर करते हुए इस ज्ञान का